मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 में हमारा चैप्टर नंबर 5 नगर न्यायपालिका चल रहा था, जिसमें हमने कल ये जानने की कोशिश की थी कि न्यायपालिका क्या होती है और उसकी क्या भूमिका होती है। उसकी भूमिका को, उसके द्वारा किए गए कार्य को हमने मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित कर पढ़ने का और जानने का प्रयास किया था। जैसे कि विवादों का निपटारा क्या होता है, न्यायिक समीक्षा क्या होती है, किस प्रकार से कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन किया जाता है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक वो है कि स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि न्याय करने की जो ये न्यायपालिका है, अगर उसको स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो वह अपने न्याय के कार्य को ठीक प्रकार से नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया है, उसमें आपको कल्पना करने के लिए कहा कि ये अगर एक ताकतवर नेता है, वह अपनी ताकत से अपने परिवार की किसी ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और ऐसी व्यवस्था में जब आप रहते हैं तो किसी न्यायाधीश को उससे पद से हटा नहीं सकते हैं। उसका तबादला अगर वो करवा सकता है, मतलब आप उस ऐसी अवस्था के अंदर वह किसी न्यायाधीश को पद से हटा भी सकता है, उसका तबादला करा सकता है। तो आप जब अदालत में जाते हैं तो आपको क्या नज़र आएगा? आपको ये नज़र आएगा कि न्यायाधीश, क्योंकि उसे पता है कि नेता ताकतवर है, उसे कभी भी उसका ट्रांसफ़र करवा सकता है, उसको हटा सकता है, तो वो क्या करेगा? नेता की चापलूसी करते हुए दिखाई देता है। अगर नेताओं का न्यायाधीश पर जो ये नियंत्रण रहता है तो उसकी वजह से न्यायाधीश क्या करते हैं? अपने स्वतंत्र फैसले नहीं ले सकते। उनकी स्वतंत्रता का ये जो अभाव होता है, वह न्यायाधीश को इस बात पर मजबूर कर देता है कि वे हमेशा नेताओं की या ताकतवर या अमीर लोगों के पक्ष में ही फैसला सुनाएं। इससे हमने बहुत सारे किस्से आपने और भी सुने होंगे, आप पिक्चर्स भी देखते हैं, उसमें भी दिखाया जाता है कि जब बड़े और ताकतवर, पैसे अमीर नेता जो लोग होते हैं, वे न्यायिक प्रक्रिया को क्या करते हैं? प्रभावित करने का हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन जो हमारा भारत का संविधान है वो एक अलग संविधान है। इसमें इस प्रकार के नेताओं की, अमीर लोगों की, ताकतवर की दखलंदाजी को उसमें कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं दिया गया है। हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह से क्या रखा गया है? स्वतंत्र। इसीलिए हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाती है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू होता है शक्तियों का बंटवारा। जैसे कि हमने अपने पिछले अध्यायों में भी पढ़ा था कि हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है, इसका मतलब होता है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अनेक शाखाएं न्यायपालिका के कार्य में दखल नहीं दे सकती हैं। अदालतें जो होती हैं हमारी, वे सरकार के तरफ से सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं करती है। और शक्तियों के इस बंटवारे को और भी मजबूत रखने के लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का भी कोई दखलंदाजी न हो। और यही कारण होता है कि भारत के अंदर जब भी किसी न्यायाधीश को एक बार नियुक्त कर दिया जाता है तो उसे दूर करना असंभव, बहुत मुश्किल कार्य होता है। न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता, जो हमारी अदालतें होती हैं, निचले स्तर से ऊपरी अदालतें होती हैं, उनको बहुत सारे शक्तियाँ और अधिकार देती हैं, अर्थात उनको ताकतवर बनाती हैं, जिसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग जो वो कर सकते हैं उनको रोकने का भी प्रयास करती है। न्यायपालिका देश के जितने भी नागरिक हैं और उनको जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनकी रक्षा में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को जो भारत का है और उसे लगता है कि उसके दिए गए संविधान में अधिकारों का किसी प्रकार से उल्लंघन हुआ है, तो वह अदालत में जाकर अपने उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में जो अदालतों की संरचना है वो किस प्रकार की है। आप सभी जानते हैं हमारे देश के अंदर 3 अलग अलग स्तर की अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर जो बहुत सारी अदालतें होती हैं, उस सबसे ऊपर जो अदालत होती है वो केवल एक, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन होता है, यानी ताल्लुक़ होता है, उसे अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय या जिला अदालत भी कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर आपके कस्बे के, ज़िले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में स्थापित होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाइयाँ करती है।
प्रत्येक राज्य के जिलों प्रत्येक राज्य है वो जो अनेक जिलों में बटा हुआ होता है और हर जिले पर एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, जैसे कि हम हाई कोर्ट भी बोलते हैं। जैसे कि भारत के राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का हाई कोर्ट हमारे जोधपुर में है और जयपुर में भी। तो ये है अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत। यानी अगर हम बात करें तो 3 स्तर की बात की है। तो जहाँ हम रहते हैं तो लोकल अदालतें जो होती हैं वो जिला स्तर पर होती हैं, फिर राज्य स्तर पर होती हैं जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं, और फिर देश के एक स्तर पर एक सुप्रीम कोर्ट करके अदालत होती है। इस तरीके से हमारी बनावट होती है। ठीक है। तो राज्यों में सबसे ऊंची अदालत होती है जिसे कहते हैं हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय के ऊपर एक होती है सर्वोच्च न्यायालय जिसे कि हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। ये देश की सबसे बड़ी अदालत होती है और भारत में ये अदालत जो है हमारी नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश जिसे बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह इस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य होता है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सभी अदालतों को मान्य होते हैं। कहने का मतलब है कि सबसे ऊपर की अदालत होती है। जब हम नीचे की अदालतों में अपने फैसलों से अगर किसी भी तरह से नाखुश होते हैं तो हम निचली अदालत से ऊपर के स्तर की अदालत पर जाकर अपनी सुनवाई करने के लिए अर्जी लगा सकते हैं। और आप मान लीजिए हाई कोर्ट से भी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय जो आपको सुना देता है फैसला, उसको सभी को मान्य करना होता है। अब हम जा रहे हैं आगे बढ़ने। ये देखा है उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में की गई। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन 1966 में हुआ। आज देश भर के अंदर 21 हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हैं। बहुत सारे राज्यों ने अपने उच्च न्यायालय हैं, जबकि पंजाब, हरियाणा में एक साझा उच्च न्यायालय है और ये चंडीगढ़ में स्थित है। दूसरी तरफ 7 उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए गुवाहाटी में एक उच्च न्यायालय रखा गया है। यानी जो 7 सहेलियों का कहते हैं ना अपने 7 सिस्टर स्टेट है ना, उनका एक ही पूर्वोत्तर राज्यों का क्या बनाया गया है, उच्च न्यायालय गुवाहाटी जो कि असम में है वहाँ पर बनाया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नज़दीक पहुँचने के लिए कुछ उच्च न्यायालयों ने राज्य में अपने अन्य हिस्सों में शाखाएं भी रखी है। अब मैं आपको जो चित्र दिखाने जा रही हूँ ये पटना उच्च न्यायालय का, नीचे कर्नाटक उच्च न्यायालय, और ये तीसरा जो चित्र दिखा रही हूँ ये मद्रास उच्च न्यायालय का आपको मैंने दिखाया है, जो हर स्टेट को प्रतिनिधित्व करता है। यानी स्टेट का सबसे उच्चला न्यायालय होता है और इन सब के ऊपर होता है हमारा कौन सा, सर्वोच्चतम न्यायालय। क्या विभिन्न स्तरों पर ये अदालत एक दूसरे से जुड़ी होती है? जी हाँ, भारत के जितने भी हमारे पास एकीकृत न्याय व्यवस्था है, इसका मतलब है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि जब कोई व्यक्ति नीचे की अदालत से नाखुश होता है उसके फैसले से, तो वह ऊपर की अदालत में जाता है, फिर ऊपर की अदालत का फैसला और सबसे बाद में होता है उच्चतम न्यायालय। अगर उसका फैसला है वो निचली अदालतों को मानना ही होता है। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था की गई है। यानी एक व्यक्ति को अगर फैसला सही नहीं लगता है तो वह उससे उछले स्तर की अदालत में जाकर अपने विवाद पर अपील कर सकता है और सुनवाई करवा सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर हम विचार करते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। एक दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार व अन्य का मुकदमा है जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक कैसे लड़ा गया। 1980 की फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया। वे दिल्ली के फ्लैट में रहते थे जहां लक्ष्मण का भाई और उसका परिवार भी रह रहे थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वे जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने उस पर अदालत में मुकदमा दायर किया और निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। पड़ोसियों ने भी यही कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी। इस मामले को जानने के लिए वे बलपूर्वक लक्ष्मण के घर घुसे तो उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी में आग लगी हुई थी और लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने बताया कि ससुराल में उनकी जो सासू माँ थी शकुंतला जी, उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाई और लक्ष्मण कुमार ने भी
मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वाले और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले सुधा के साथ बहुत अधिक मारपीट करते थे। उसकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर, एक फ्रिज दहेज में नहीं मिला। इस बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा सुधा गर्म दूध कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। और सभी बयान लक्ष्मण और उसकी मां दूध गर्म कर रही थी। बयानों के साक्ष्यों के आधार पर लक्ष्मण और उसकी मां शकुंतला और जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ तक आज छोड़ते हैं। इसके फैसले के बारे में क्या हुआ, उसके बारे में किस प्रकार से अपील की गई, वो हम आपको बताते हैं। थैंक यू वेरी मच।